प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह से आपदा को लेकर बात की है। पीएम मोदी ने नेपाल में आई त्रासदी के लिए संवेदना जाहिर करते हुए तरह तरह की मानवीय मदद का आश्वासन भी दिया है। इससे पहले नेपाल में आई तबाही के बाद नेपाल ने भारत से मदद मांगी है। बाढ़ प्रभावित इलाके में पानी का बेहद तेज बहाव के कारण नेपाली सेना हेलीकॉप्टर की लैंडिंग ही वहां पर नहीं हो पा रही है और भारत ने फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पर मदद करना शुरू कर दिया है। राहत सामग्री रवाना की जा रही है। बह चुके पुल पुलिये रूट बहाली के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज भेजने की तैयारी भी वहां पर हो रही है। प्राथमिकता लापता लोगों के खोजबीन की है। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, बहुत ही मुश्किल तरीके का यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है और इसीलिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर मदद शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की भी बातचीत हो चुकी है। किस तरीके से यह मदद की जाएगी और जो पुल पुलिये बह गए हैं वहां पर, उन्हें किस तरीके से दोबारा तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को बचाया जा सके? साहिल, भले ही थोड़ी देर से नेपाल की तरफ से आधिकारिक तौर से मदद मांगी गई, लेकिन भारत ने तैयारी पहले से कर रखी थी। और इससे पहले आपको याद है कि नेपाल में भूकंप के दौरान भी सबसे बड़ा सहयोगी होने के नाते भारत ने ही सबसे ज्यादा नेपाल की मदद की थी। और इस वक्त भी अब अगर आप देखें तो भारतीय वायुसेना के मोर्चे पर, सेना के मोर्चे पर जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। चाहे हिंडन हो, चाहे दिल्ली में पालम हो, वहां से बड़ी संख्या में, खासतौर से पहली जो प्राथमिकता है वो मेडिकल की है। जो बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के मलबे में दबे हुए हैं, 100 से ज्यादा भारतीयों की मिसिंग होने की खबर है। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद, अंधेरा होने से पहले या कल सुबह पहली सूरज की रोशनी के साथ भारत की तरफ से जो राहत और बचाव की सामग्री है वो नेपाल तक पहुंच जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करके नेपाल का सबसे बड़ा सहयोगी होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते इस बड़ी आपदा में नेपाल को मदद की पेशकश की है। मंजीत, एक और जीत जानना जरूरी है क्योंकि जो प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज भेजने की जो तैयारी वहां पर हो रही है, क्योंकि बहुत तेज बहाव यहां पर हम देख सकते हैं, तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं, जिसके वजह से पुल पुलिया टूट गए वहां पर। और इसीलिए ये बहाव के कारण नेपाल के जो हेलीकॉप्टर हैं सेना के, वो भी वहां पर लैंड नहीं हो पा रहे। तो ये कैसे किया जाएगा, किस तरीके से ये मदद पहुंचाई जाएगी? शायद भारतीय सेनाओं के पास इस तरह की आपदा से निपटने के लिए काफी अनुभव है और ऐसी इस तरह की तकनीक है। चाहे इंजीनियर्स की बात करें, हाल में चाहे वह अरुणाचल और सिक्किम जैसे इलाकों में इस तरह की बड़ी बाढ़ से निपटने की भारतीय सेनाओं की तैयारी रही है। और उसको लेकर चाहे अगर हम देखें, मंजीत नेगी से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन नेपाल में अब तक कुल 384 लोग लापता है और इसमें 291 विदेशी पर्यटक है। 93 नेपाली लोग भी इसमें शामिल है। लापता लोगों में कम से कम 105 भारतीय नागरिक वहां पर बताए जा रहे हैं और इसके अलावा 37 प्रवासी भारतीय भी, जिनकी खोजबीन जारी है। काठमांडू से में जो भारतीय दूतावास है वहां पर वो लगातार नेपाल के गृह मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन और टूर एजेंसियों के संपर्क में भी है और लापता भारतीयों को सटीक लोकेशन पता कराने और उनके रेस्क्यू के लिए एक विशेष कोऑर्डिनेशन सेल भी बनाया गया है। पंकज दास इस वक्त हमारे साथ नेपाल से जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या अपडेट आपके पास है इस पूरे मामले को लेकर? क्या अपडेट है और जो कोऑर्डिनेशन सेल बनाया गया उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा। जैसे ही ये खबर आई थी, इस बाढ़ में जो है कई भारतीय भी लापता, खासकर वो जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे या जा रहे थे, रास्ते में थे। तो इसी समय से लगातार जो है इंडियन एम्बेसी काठमांडू में वो एक्टिव हो गई थी। वो लगातार जो है यहाँ के गृह मंत्रालय के जो एनडीआरएफ की टीम है नेपाल की, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। साथ ही जो रसुआ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे भी वो लोग लगातार संपर्क में है। अगर कहीं से किसी तरह की कोई खबर आती है, उनको कैसे बचाया जाए, किस तरह से उनका रेस्क्यू किया जाए, उनको सुरक्षित वापस काठमांडू लाया जाए, इस बात को लेकर दूतावास सुबह से ही लगा हुआ है। अभी उन्होंने इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दी है। यदि किसी को इस बारे में पता करना है तो दूतावास में उसके लिए इमरजेंसी नंबर, और उन्होंने अपनी तरफ से मदद की पेशकश भी की है कि किसी तरह के रेस्क्यू में सहयोग की जरूरत हो या जो राहत सामग्री है इसकी जरूरत हो, भारत इसके लिए हमेशा से तैयार है। लगातार दूतावास की तरफ से जानकारी नेपाल सरकार को दी जा रही है। 384 लोग लापता है, ये खबर इस वक्त बताई जा रही है। क्या आधिकारिक आंकड़ा नेपाल सरकार के तरफ से दिया गया है? और ग्लेशियर फटने के बाद जो जानकारी देनी थी चीन के तरफ से, वो नेपाल सरकार को कब दी गई थी और उसके बाद किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई थी कि कम से कम नुकसान वहां पर हो? और कितने लोग लापता है उसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया गया है? पंकज।
ये जो 384 लोगों का आंकड़ा है, ये सरकार की तरफ से दिया गया, जो विभिन्न टूर एजेंसी हैं उनके सहयोग से ये जो आंकड़ा जुटाया गया। हो सकता है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक नेपाल टूरिस्ट बोर्ड है उसके तरफ से यही बताया गया कि 384 लोग, जिसमें 105 भारतीय नागरिक है, बाकी और देशों के नागरिक है, कुछ नेपाल के भी नागरिक है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर या ट्रेकिंग पर गए थे, उनके लापता होने की खबर है। तो चीन की तरफ से जो है नेपाल को करीब 2 बजे के आसपास, ये सुबह 9 बजे बाढ़ आए नेपाली समय के हिसाब से, लेकिन चीन की तरफ से, तिब्बत प्रशासन की तरफ से 2 बजे जानकारी नेपाल को दी गई। ये तबाही की तस्वीरें हम यहाँ पर चला रहे हैं और बहुत ही तेज बहाव में वहां पर नदियां बह रही है। ये भी यहाँ पर साफ हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और सबसे बड़ी सीमा बिहार राज्य की, भारत की सीमा जो नेपाल से जुड़ी हुई है, करीब 729 किलोमीटर इतनी लंबी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। और जो वहां के सीमावर्ती इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर भारत सरकार के तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ शशि भूषण भी बिहार से जुड़ रहे हैं, पटना से जुड़ रहे हैं। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन सभी इलाकों में अलर्ट कहा जा रहा है कि घोषित कर दिया गया। और उसके साथ साथ गृह मंत्री की भी बातचीत हुई है बिहार के मुख्यमंत्री से। शशि भूषण, जानकारी दीजिए किस तरीके का यह अलर्ट होगा और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है। देखिए साहिब, सबसे बड़ी परेशानी बिहार सरकार की है वो गंडक के इलाके को लेकर के है। हालांकि अलर्ट तो जो कोसी के क्षेत्र हैं उनको भी कर दिया गया है, मतलब कोसी से सटने वाले जो जिले हैं उन तमाम जिलों को भी अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन जो 6 जिले हैं बिहार के, जो सबसे अधिक गंडक का प्रभाव जिन जिलों पे होता है, उन जिलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो त्रिशूली नदी, जहां पर ग्लोफ आया नेपाल के अंदर, और जो त्रिशूली नदी में पानी आया, वही त्रिशूली नदी आगे आकर के जो काली गंडक है, नेपाल के अंदर काली गंडक नदी है, उसमें जाकर के वो जुड़ती है और उसके बाद वो नारायणी नदी में तब्दील हो जाती है। और वही नारायणी नदी जब बिहार में, मतलब भारतीय सीमा में प्रवेश करती है बिहार के वाल्मीकि नगर बराज में, तो वो गंडक हो जाती है। और गंडक का प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है इसको हम बता रहे हैं लगातार। पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत होती है, जो बिहार का सबसे सीमावर्ती जिला है नेपाल से सटा हुआ, वहां से लेकर के गोपालगंज, सारण, और फिर आ जाइए आप मुजफ्फरपुर और जो सोनपुर का इलाका है, वहां तक गंडक बहती है। तो आप समझिए ऊपर से पानी तेजी से आ रहा है, लेकिन वो पानी कहीं रुकेगा अगर आकर के, तो वो बिहार में रुकेगा। और इसीलिए बिहार इस हाई अलर्ट की स्थिति में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभी एक रिव्यू मीटिंग की है बजाप्ता डीजीपी, मुख्य सचिव, तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सारे प्रभावित और हाई अलर्ट वाले जिलों के प्रशासनिक छुट्टियों को रद्द कर दिया जाए और वहां पर मेडिकल टीम से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दिए देता हूं, वाल्मीकि नगर बराज पर जो टेक्निकल टीम जो बार बार विजिट करती है रीचेक करने के लिए कि बराज की क्या स्थिति है, वाल्मीकि नगर बराज पर टेक्निकल टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है और उसके सभी फाटक खोल दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि वाल्मीकि नगर बराज से जब पानी आएगा तो उसका फ्लो क्या होता है, क्या बराज उस स्थिति में है कि उतना बड़ा अगर फ्लो जो हमने देखा है ऊपर, हालांकि वो फ्लो यहाँ कंटिन्यू नहीं करेगा, ये भी स्थिति है, क्योंकि जब ऊंचाई से कोई धारा गिरती है या इस तरह का फ्लैश फ्लड आता है तो वो स्थिति दूसरी होती है, उसका जोर कम हो जाता है, धीरे धीरे उसका जोर कम होता जाता है। लेकिन जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक गंडक बैराज के करीब 36 गेट है वो खोल दिए गए हैं और 86,000 क्यूसेक्स पानी वहां पर छोड़ दिया गया है उन गेट्स के जरिए, ताकि इसका जो इंपैक्ट है वो कम से कम हो। नदी का जो पात्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी समाये जा सके, इसीलिए पहले ही वहां पर पानी छोड़ा जा रहा है। शशि भूषण, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि और जानकारी आपसे लेनी है। लेकिन इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि आज नेपाल के रसुआ से बेहद डरावनी तस्वीरें आई है और तिब्बत की ओर से भयानक जय प्रलय वाली प्रचंड धारा आई है। इसमें नेपाल और चीन को जोड़ने वाला जो मितेरी पुल है वो बह गया है। चीन के साथ लगती हुई 42 किलोमीटर सड़क बह गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सरकारी दफ्तर, बस्तियां वहां से बह गई है और बाढ़ से रसुआ सीमा नाके पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यह तस्वीरें हम आपको वहां पर दिखा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार टिबुरे सहित आसपास के 2 बाजार बाढ़ से पूरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं। इतना जबरदस्त बहाव इस ग्लेशियर का और इस नदी का था कि जिसके वजह से पूरा बाजार ही वहां पर तहस नहस हो गया है।
जिला पुलिस कार्यालय रसुआ के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे के करीब अचानक आई भीषण बाढ़ से टिमुरे बाजार की बस्ती प्रभावित वहां पर हुई है और बताया जा रहा है कि तिब्बत के इलाके में ग्लेशियर झील फटने की वजह से वहां पर आशंका है कि दरअसल वो ग्लेशियर झील फट गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में सिर्फ 7 मिलीमीटर बारिश वहां पर दर्ज हुई है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि नदी में पानी का बहाव कितना जबरदस्त है, तो ग्लेशियर फटने की आशंका है। चीनी मीडिया में खबर है कि तिब्बत में पहाड़ों पर भूस्खलन भी हुआ था और उससे नदी का बहाव रुका था और वहीं टूट गया और तबाही वहां पर आ गई है। तो ये जरा आपको रूट मैप भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि नेपाल की ये जो भोटे-कोशी नदी है आगे चलकर त्रिशूली नदी में मिलती है, जो बिहार में गंडक बनकर आती है, जो थोड़ी देर पहले शशि भूषण हमें बता रहे थे। और गंडक नदी में ये पूरा बहाव आता है। केंद्रीय जल आयोग सतर्क है और उसने बिहार के गोपालगंज, पश्चिम चंपारण यानी मोतिहारी, पूर्वी चंपारण यानी बेतिया और बगहा, सारण यानी छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली को, सुपौल, बेगूसराय को अलर्ट कर दिया गया है। बिहार के सीएम ने आपात बैठक भी वहां पर बुला ली है, जिसकी जानकारी थोड़ी देर पहले शशि भूषण दे रहे थे कि सभी की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और सभी को अलर्ट पर आज की स्थिति में वहां पर रखा गया है।